आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे एपीएस सीएसपी संचालक है आप, तो आपको किन किन नियमों का क्या क्या रूल आपको फॉलो करने चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, सारे रूल आपको मैं बताने वाला हूं, वरना आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, चाहे आप जेल भी जाना पड़ सकता है या इनकम टैक्स का सावा भी पड़ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देख के सारे रूल आप समझ लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एपीएस सीएसपी चलाने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात आपको ये है कि आप जैसे केस विड्रॉल करते हैं, कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो उसका केस विड्रॉल करते हैं, तो केस विड्रॉल आप हमेशा 100 के मल्टीपल के अमाउंट पे करना चाहिए। जैसे 100 हो गया, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, इस टाइप से आपको कस्टमर का केस विड्रॉल करना चाहिए ताकि बैंक को कोई डाउट ना हो, कस्टमर को डाउट ना हो, क्योंकि आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो बैंक इस कंडीशन में समझती है कि मेरे कस्टमर के साथ फ्रॉड होता है, उस कंडीशन में आपको एनपीसीआई या फिर बैंक आपका आईडी को टर्मिनेट कर सकते हैं, आपके पैन कार्ड को परमानेंट रूप से ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी कंपनी की आपकी एपीएस आईडी नहीं बन सकती है, कोई भी कंपनी की आपकी सीएसपी नहीं बनेगी। जो भी कस्टमर का पेमेंट विड्रॉल करते हैं उसका एक ट्रांजैक्शन रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि या आपके पास कस्टमर आया, उसने 1000 रुपये विड्रॉल करवाई, तो आपको कस्टमर का आधार का लास्ट का 4 डिजिट, कस्टमर की बैंक का नाम, टाइम, डेट और कस्टमर का सिग्नेचर और मोबाइल नंबर और कितना अमाउंट विड्रॉल करवाया, वो सारी चीजें आपको ट्रांजैक्शन रजिस्टर के अंदर मेंटेन करनी है। यदि आपके पास ट्रांजैक्शन रजिस्टर नहीं है, आप लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहां से ज्वाइन करके वहां पे मेरे नंबर मिल जाएंगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको ट्रांजैक्शन रजिस्टर भेज देंगे। अब बात आती है पेमेंट सेटलमेंट की। जो मोस्टली लोग केस विड्रॉल किया, विड्रॉल करके पेमेंट अपने अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट करने के बाद वो पेमेंट के अपने बैंक से जाके विड्रॉल या एटीएम से विड्रॉल करके कस्टमर को केस प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में बैंक के सेविंग अकाउंट की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद आप केस विड्रॉल नहीं कर सकते, सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा करते हैं तो आपकी बैंक होती है, वो बैंक इनकम टैक्स को नोटिफाई करती है कि ये बंदा खुद के अकाउंट में इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर रहा है। बैंक समझती है ये खुद की अर्निंग होती है और ये पेमेंट कहां से आता है। तो या तो जो लिमिट होती है, अलग अलग बैंक की अलग अलग अकाउंट टाइप अलग होते हैं, उनकी लिमिट अलग रहती है, या तो उस लिमिट में ट्रांजेक्शन कीजिए या फिर अपना करंट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। वहीं पे सबसे ज्यादा सिक्योर रहेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो पेमेंट विड्रॉल करते हैं उस पेमेंट को अलग अलग सर्विस में यूज कर सकते हैं। जैसे बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर में यूज कर सकते हैं। आप उस पेमेंट को केस कलेक्शन सीएमएस, जैसे अलग अलग कंपनी का केस कलेक्शन होता है, चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें, जैसे लॉजिस्टिक कंपनी होती है, एक्सप्रेस बी से, डिलीवरी है, इकॉम एक्सप्रेस है, स्वतंत्र फाइनेंस है, अलग अलग मैंने दिए 5-6 नाम लिए, सैकड़ों कंपनी से, उनका आप केस कलेक्शन कर सकते हैं। आपको एक कमीशन भी मिल जाएगा और आपका पेमेंट वहां पे उनका काम भी हो जाएगा और आपको केस भी मिल जाएगा बिना आपके अकाउंट में एंट्री किए। आप चाहते हैं मैं केस कलेक्शन पे पूरा अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बता सकते हैं, कैसे शुरुआत से लेकर एंड तक आप केस कलेक्शन कर सकते हैं, पूरी जानकारी उस वीडियो में दूंगा। और अपनी दुकान पे जिस भी कंपनी के आप सीएसपी आईडी यूज कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपनी दुकान पे लगाना काफी जरूरी है। और एक जिस कंपनी का आप आईडी यूज करते हैं उसके टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, वो डाउनलोड करके आप अपने बैंक को भी दे सकते हैं ताकि आपका अकाउंट से टीडीएस डिडक्ट नहीं हो। बाय डिफॉल्ट आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, तो आप अपनी आईटीआर फाइल करवा के टीडीएस अपना रिफंड ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है, आपकी दुकान में कोई कस्टमर आता है और आपने उससे फोन पे में पेमेंट ले लिया, उसको केस दे दिया आपने, और कोई कस्टमर आता है कि मैं आपको केस देता हूं, मुझे फोन पे कर दीजिए, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से भेज देते हैं। जो यूपीआई है वो पर्सनल यूज के लिए बनाई है, ये कोई बिजनेस यूज के लिए नहीं है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। तो ज्यादा आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। बैंक समझती है कि आपकी इनकम है, जो आपके अकाउंट में पैसा आते हैं, आप पूरे दिन ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, तो बैंक इसको आपकी इनकम समझती है। जो भी कस्टमर यूपीआई से आपके जो बिजनेस का क्यूआर कोड होता है, मर्चेंट क्यूआर कोड, उस पर पेमेंट भेजते हैं, उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन काफी करना जरूरी है, क्योंकि जो बंदा आपको 5000 रुपए भेज दिए, भेजने के बाद उसने आपसे केस ले लिया और उस बंदे ने वापस बैंक को कंप्लेन कर दी, तो आपको जब बैंक आपसे पूछेगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। उसलिए जो एपीएस का ट्रांजैक्शन रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसी टाइप से आपको उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए ताकि आप बैंक को आसानी से जवाब दे सकें। और सबसे जरूरी, मैंने दो बार बता दिया, अभी भी बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन रजिस्टर अपनी दुकान पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जिस कस्टमर का आप केस विड्रॉल करते हैं, जो भी सर्विस उसको प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस का
आपको रिसिप्ट अपने कस्टमर को जरूर देना चाहिए, ताकि कस्टमर को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने जो मेन रूल थे वो आपको बताए। और भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। वापस एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।